पढ़ना है YDSC, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मान के चलो इससे टॉपिक है एक न्यूमेरिकल तो श्योर है इसका, वही कहने के लिए YDSC का अलग एक्सपेरिमेंट है, बट वही वो आपको मिलेगा, वही फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, वो आता उसी के अंदर ही। कल आपने पढ़ा था कि इंटेंसिटी जो किसी भी वेव की जो इंटरफेरेंस आप किसी भी पॉइंट पे जो आप इंटरफेरेंस कराते हो, वो उस पॉइंट पे उस वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी और उस पॉइंट पे उस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकला था a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकली थी वो IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये निकला था। अब इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो सब आपने कल कर लिया था। दूसरा आपसे बोला गया था कि अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्राइट बनेगा, वो मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा के केस में फाई 0 होता है, 0 डिग्री होता है, उसका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 शुरू वाला, पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, और आई मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ब्राइट कितना बन सकता है, जो भी इनिशियल आप लोगे उसका 4 गुना बनेगा। 4i का कहने का मतलब है 4i ये नहीं रहेगा, जो भी इनिशियल होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। जैसे इनिशियल आपको बता दिए है कि 8 है, अगर इनिशियल 8 है तो उसका 4 गुना 32 हो जाएगा तुरंत, तो ये कहने का सेंस हो रहा है। सेकंड है आपका, अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वहां डार्क बनेगा, मिनिमा होगा, उसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री या पाई होगा, उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, मिनिमम टू मिनिमम वहां 0 होगा। कंस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस इवन ये चलता था 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, और कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल चलता था। डिस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस ऑड चलता था, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 8, 9 पाई, और इसका जो पाथ डिफरेंस है वो फ्रैक्शन में चलेगा, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 7 लैम्डा बाय 2। ये सब चीजें छोटी छोटी है क्योंकि अभी यही YDSC में ये सब यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया जो कल आपने पढ़ा। उसके बाद आता है एज इट इज आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पढ़ तो लेते हैं बच्चे, पूरा पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, बट पढ़ क्यों रहे हो? YDSC आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है? YDSC इसलिए पढ़ाया जाता है, इंटरफेरेंस अपने आप में एक टॉपिक था, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने पढ़ा और हमने उसके अंदर की सारी चीजों को जान लिया, लेकिन कोई साइंटिस्ट जब तक किसी को एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट करके नहीं दिखाता है वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। तो इंटरफेरेंस को डिटेल एक्सप्लेन यंग ने किया था। अब वो पूरा नाम उनका यंग, हालांकि इसमें यंग ही मेंशन है, बट वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने डबल स्लिट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट का नाम पूरा पड़ गया क्योंकि उन्होंने किया था तो यंग, और 2 स्लिट का यूज किया था, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने क्या किया था, इंटरफेरेंस को डेमोंस्ट्रेट किया, इंटरफेरेंस जो हो रहा था उसको उन्होंने खुद एक बार ट्राई किया। एक तो होता है कि वो हो रहा है, आप बस ऑब्जर्व करके बता रहे हो यहां हो रहा है, यंग ने उसी चीज को खुद करवाया, जानबूझ के इंस्ट्रूमेंट लिया और खुद से करवाया। तो जो चीजें खुद हो रही थी यंग ने उसको खुद एक बार करवाया, अपने आप से डेमोंस्ट्रेट किया उस चीज को, और डेमोंस्ट्रेट करने के बाद फिर बताया कि एक्चुअल इंटरफेरेंस ऐसे हो रहा होगा। One of the first to demonstrate the interference light was Thomas Young in 1801। सबसे पहले यही थे, थॉमस यंग थे जिन्होंने इंटरफेरेंस को डिटेल एक्सप्लेन किया अपने एक्सपेरिमेंट से। इन इस एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, कुछ चीजें हैं इसमें। मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब भी आपको इस चैप्टर में मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिनका वेवलेंथ सिंगल होता है। सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका लेजर लाइट हो गया, ये मोनोक्रोमेटिक होता है। लेकिन जो आप टॉर्च से लाइट जलाते हो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, क्योंकि टॉर्च लाइट में जैसे इसमें से जो लाइट निकल रही है ये व्हाइट लाइट निकल रही है, और व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, तो वो सिंगल वेवलेंथ नहीं है। सिंगल वेवलेंथ वालों में मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। फ्रॉम ए narrow vertical slit fall on the 2 narrow slit S1 and S2 which carry close to equivalent। अब ये तो नीचे आपका फिर एज इट इज एक्सपेरिमेंट है। यंग ने किया क्या? सबसे पहले यंग ने एक्सपेरिमेंट करते समय सबसे पहले यंग ने एक सोर्स लिया जहां से लाइट को निकाला जाएगा, जहां से लाइट निकलेगी, और ये जो लाइट निकल रही है ये एक्चुअल मोनोक्रोमेटिक होगी। यहां जो सोर्स होगा ये ऐसा सोर्स होगा, ये मोनोक्रोमेटिक होगा, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आपको ऐसा लेना है। नॉर्मल जो आप टॉर्च जलाते हो, फोन का फ्लैश जलाते हो, वो सब आपका मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, वो मल्टीपल ऑफ व्हाइट लाइट होता है, ठीक है। अब सिंगल के लिए आपके पास एक सिंगल रे होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये
अब ये आपका सिंगल है, ठीक है, ये आपका एक सिंगल लाइट है, तो ये इसकी एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट मिलेगी। ये तो यंग ने जब एक्सपेरिमेंट यंग कर रहे थे तो ये ऐसी ही लाइट यूज किए थे जिसका वेवलेंथ सिंगल हो, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी, ठीक। लेकिन आप जब इस लाइट को जला दोगे, इसको जब जला दोगे, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन है सबका, तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। तो यंग ने सबसे पहले एक ऐसा सोर्स लिया जहां से मोनोक्रोमेटिक निकलता है, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। दूसरा, अब क्योंकि मोनोक्रोमेटिक है लाइट है, तो लाइट तो निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी, लेकिन क्योंकि उनको जो लाइट चारों तरफ निकल रही थी उसको एक जगह पे कन्वर्ज करवाना था, क्योंकि लाइट फैल रही है, आपको फैलाना नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइट को एक जगह लाना पड़ेगा। तो एक जगह लाने के लिए एक ही होता है लेंस, वो भी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, वो फैली हुई लाइट को एक जगह लाके रोक देगा, एक्सपेरिमेंट करने में आसान रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, सोर्स के आगे तुरंत एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस का फायदा हुआ कि जो भी लाइट इसके अंदर एक बार इंटर करी तो वो फैलने की बजाय वो ज्यादा फैल नहीं पाई, और वो फिर एक जगह जाके वो क्या होने लगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, ठीक। ये किया। उसके बाद उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया, अब ये थोड़ा सा कह सकते हो आप अपने घर नहीं कर सकते, करने के लिए बहुत सिंपल लग रहा है, बट एक्चुअल इतना सिंपल है नहीं है। उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया, और उस कार्डबोर्ड में जो सुई का नोक होता है, अप्रोक्सीमेटली जो सुई का नोक होता है, उस सुई की नोक से सोचिए लाइन खींचा, उतना बड़ा छेदी उस कार्डबोर्ड में रखा जितनी सुई की नोक होती है। तो अब हम लोगों को क्योंकि फिगर दिखाना होता है तो हम लोग बड़ा बनाते हैं थोड़ा, कि आपको एक्सपेरिमेंट करते समय दिखे। तो ये एक पहला स्लिट बनाया उन्होंने। अब ये बनाया मैं भले इतना चौड़ा हूं, उतना चौड़ा है नहीं, सुई की नोक आप इमेजिन कर लो, और कार्डबोर्ड पे सिर्फ उतना ही चीचो, उतना ही स्लिट उन्होंने जगह दिया था लाइट को जाने के लिए। इसको बोला गया S1, और सेम ऐसे ही उन्होंने एक दूसरा स्लिट किया, और इसका नाम दिया उन्होंने S2। तो उस कार्डबोर्ड पर उन्होंने दो स्लिट को रेडी किया, और स्लिट पर रेडी करने के बाद सामने उन्होंने अपनी एक स्क्रीन रखी, इन दिन बचा है, और सामने उन्होंने एक स्क्रीन रखी। अब यहां पे एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। जब सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां से निकली, लाइट कन्वर्ज होने के बाद इस स्लिट से जब पास हुई, तो एक्चुअल हमारा जो जनरल कहता है कि जब हम हाथ ऐसे रखते हैं तो लाइट जहां से पास नहीं हो पा रही है, जहां से पास नहीं हुई है, उतने एरिया में उसका क्या हो जाता है, शैडो बन जाता है। रूल के हिसाब से यही है कि जहां लाइट पास नहीं होगी वहां शैडो बन जाएगा। बट एक्चुअल यहां पे जब चीजें देखी गई, इस स्क्रीन पर जब चीजें देखी गई, तो सोर्स से लाइट निकला, कॉन्वेक्स के अंदर गया, उन दोनों स्लिट से लाइट पास हुई। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर स्लिट में दो छेद है बीच में, तो लाइट सिर्फ उसी स्लिट से ही जानी चाहिए थी, ठीक है। जैसे अगर ये पेपर है, ये मान लो आपका ये है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, बंद करो जरा, अब समझाने के लिए, ठीक है। अब इमेजिन करो ये आपका स्लिट है, मतलब पेपर है, और ऐसे एकदम सीधे ऐसे क्रॉस कर दी, एक स्लिट ये रेडी हो गई और दूसरी स्लिट ये रेडी हो गई। अब ये देखो, ये एक स्लिट ये है S1, जो ये बनी आपकी, ये S1 स्लिट हो गई, और ये एक स्लिट हो गई S2। अब अगर मैं इधर से सोर्स से अगर ऐसे लाइट करूं तो वो कॉन्वेक्स में जाएगी, कॉन्वेक्स के बाद सामने आपका स्लिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर स्लिट में बीच में छेद है इसमें, तो अगर बीच में छेद है तो वहां पे लाइट सिर्फ वहीं पड़नी चाहिए थी जहां पे छेद हो। रूल के हिसाब से यही होना चाहिए था कि जहां से लाइट पास होगी, अगर मैं ऐसे करूं तो अकॉर्डिंग टू, अब लाइट अगर यहां लाइट पड़ रही है, इसका मतलब है कि छेद यहीं रहा होगा, ठीक है। चल, अब एक्चुअल क्या है, क्या हुआ था, ये पेज ले लिया, पेज को एक पूरा दो स्लिट में मैंने एक ही स्लिट करा दिया है। अब आप रूल के हिसाब से देखो, जनरल जो बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर हम स्लिट से लाइट को पास करेंगे तो देखो जहां होल है देखो वहीं पास हो रहा है, किनारे नहीं जा रही उसकी। जहां पे इस लाइट को पास करने की जगह मिलेगी वो सिर्फ वहीं जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो आगे पीछे और नहीं जाएगा। हमारा तो स्लिट बहुत चौड़ा है तो उतना क्लियर नहीं होगा, बट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया यही था। अब देखो, जहां से जगह मिलेगी उसको
वो वहीं पास होगा। ये देखो, अगर उधर दिख रहा है बोर्ड पे, इसका मतलब है कि पेज के बीचों बीच में से वो जा रहा है, मतलब वहां जगह खाली है। तो इसके हिसाब से कि जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर स्लिट से पास हुई है लाइट, तो अगर स्लिट से पास हुई है लाइट तो बीच में एक बनना चाहिए था। जहां से लाइट पास हुई है वहीं पर एक आपको एक ब्राइट मिलना चाहिए था कि नहीं? मतलब एक S1 से पास हुई होगी तो एक ब्राइट वहां मिलना चाहिए था, और एक S2 से पास हुई होगी तो एक ब्राइट वहां मिलना चाहिए था। बट एक्चुअल में ये हमें नहीं मिला। हमें जो मिला, हमें पैटर्न ये मिल गया, डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया। अब समझ ये नहीं आया कि जब छेद सिर्फ इतना ही किए थे, तो अगर हमने इसको इतना किया तो यहीं पे दोनों ब्राइट मिलना चाहिए था ना, आपको सिर्फ ब्राइट यहीं मिलना चाहिए था। बट एक्चुअल पैटर्न ये नहीं हुआ, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। चलो बीच में ब्राइट मिला, ठीक है, लेकिन ये इन दोनों स्लिट के बीच में कैसे ब्राइट मिल गया? ब्राइट कहां मिलना चाहिए था? जब लाइट स्लिट से पास होगी तभी ब्राइट। दोनों स्लिट के बीच में भी लाइट पास हो गई। इसका मतलब है जब इसको रखोगे इस पे और जब लाइट पास करोगे तो ब्राइट कहां मिलना चाहिए था? एक तो यहां मिलना चाहिए था और एक इस वाले मिलना चाहिए था। बट ब्राइट इन दोनों स्लिट के बीच में भी ब्राइट मिल गया। आप समझे? स्लाइड दोनों स्लिट के बीच में भी यहां ब्राइट मिल गया स्क्रीन पर, और यहां तो लाइट जाने का कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि हमने तो बीच में ऑब्स्टेकल लगाया है। तो ये एक्चुअल गया कैसे? क्यों, कैसे बीच में कैसे ब्राइट बन गया? तब वहां से एक नया कंक्लूजन निकला। यंग ने कहा कि लाइट डज नॉट ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। जो आपने बचपन से पढ़ते आए हो कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, वो वेव फ्रंट के रूप में ट्रेवल करती है। अब आप ध्यान दो जो आपने किया था। अब होता क्या है, हर इस स्लिट का हर एक पॉइंट सोर्स का काम करने लगता है। और पॉइंट सोर्स का आपको पता है, पॉइंट सोर्स का कैसे जाता है? ऐसे ऐसे ही जाएगा। तो जब इस स्लिट का हर एक पॉइंट सोर्स बन जाएगा, तो जब लाइट यहां से निकलेगी तो ऐसे फैल के निकलेगी कि नहीं? और फैलेगी तो जहां लाइट नहीं भी पड़ रही है वहां भी पड़ना है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन का ट्रेवल का मतलब है सीधे आई ऐसे निकल गई। बट लाइट सीधे नहीं जा रही है, लाइट ऐसे स्फेरिकल में आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से जहां लाइट नहीं भी पड़ रही थी वहां भी स्फीयर होने लगा था। तो बाद में कहे कि एल पॉसिबल भी तो नहीं है लाइट ट्रेवल चलती हुई। तो उन्होंने फिर एक कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन ये दे दिया, स्लिट की विड्थ, स्लिट की चौड़ाई, जो भी अपर्चर आप ये लिए हैं, इसका जो साइज है, अगर वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल है तो उस कंडीशन में लाइट स्ट्रेट नहीं चलेगा। यानी कि लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर इस डिवाइस का साइज है तो वहां लाइट स्ट्रेट नहीं चलेगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, प्रिज्म, ये सब जो पढ़ते आए हो, लेंस पढ़ते आए हो, इन सब में डिवाइस का जो साइज है, इंस्ट्रूमेंट का जो साइज है, वो लाइट के वेवलेंथ के कई ज्यादा। भाई लाइट का वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होता है, और लेंस लोगे तब भी वो मीटर सेंटीमीटर में मिलेगा तुमको, उसके कंपैरिजन में कई गुना है वो। तो उस केस में लाइट स्ट्रॉन्ग चलेगी। लेकिन ये जो स्लिट लगाया जाता है, स्लिट बहुत सुई के नोक जितना पतला होता है, ये इतना पतला है कि वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है। अगर ऐसा है तो उस केस में लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं करेगी। अब सवाल यंग के सामने यही आया कि रूल के हिसाब से अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो सामने आपको दो पट्टियां दिख रही हैं इस स्लिट से, वहां तो ब्राइट बना, लेकिन उसके अलावा जो ब्राइट डार्क का जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला है, वो एक्चुअल लाइट हर पॉइंट पे जाके इंटरफेयर कर रही है, जिसकी वजह से ब्राइट डार्क मिल रहा है। समझ आया? यंग ने उसी इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और हाइगेंस की थ्योरी को यूज भी किया। क्योंकि हाइगेंस ने कहा था हर एक पॉइंट्स और प्राइमरी वेवफ्रंट बनने के बाद सेकेंडरी वेवफ्रंट को बनाने के लिए प्राइमरी वेवफ्रंट के जो पॉइंट्स होते थे, जिनको आपने वेवलेट नाम दिया था, वो एक फ्रेश पॉइंट सोर्स का काम करते हैं, और वो पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है। तो हाइगेंस का थ्योरी यूज करके इन्होंने प्रूव कर दिया। तो इसीलिए हाइगेंस की थ्योरी को फिर थोड़ा सा और रिस्पेक्ट मिल गई, क्योंकि उन्होंने हाइगेंस की थ्योरी को इन्होंने यूज करके एक्सप्लेन कर दिया। समझ आया? तो एक्चुअल यही था। अब यंग ने बाद में जो इंटरफेरेंस ये पैटर्न मिला, जो पैटर्न इनको मिला, इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया? पहला, हाँ, फिगर में आपने एक दो चीजें लिखी हैं, जैसे ये तो बता दिया मोनोक्रोमैटिक हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये बहुत पतला रहेगा, लगभग एंगस्ट्रॉम में स्लिट आपको लेना है, ठीक है।
और कोहेरेंट ही रहेगा, ऑब्वियस है। सोर्स एक ही है तो सोर्स सेम सोर्स से लाइट निकलती है तो वो कोहेरेंट ही कहलाती है। बाकी सामने आपका स्क्रीन है जिसपे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। YDSC कराने के लिए सबसे पहली कंडीशन, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज यूज्ड। मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए लाइट। S1 एंड S2 शुड बी वेरी वेरी नैरो। ये दोनों बहुत पतला होना चाहिए, सुई की नोक जितना। जितना नोक होती है उतनी ही पतली आपको डंडी खींचनी है। आप अपने घर पे उतना करा ही नहीं पाओगे, तो करने का कोई चांस ही नहीं है। S1 एंड S2 शुड बी वेरी क्लोज, लगभग 1 mm। ये देखने में इतना दूर लग, मैंने बनाया इतना दूर है, इतना दूर आपका होगा नहीं, ठीक है, इतना दूर आपका वो बनेगा नहीं। तो ये पतला इतना दूर है बट इतना रहेगा नहीं, आपको इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली पास ही आपको इसको रखना है, ठीक। लर्निंग क्या सीखे इस टॉपिक से? लाइट डज नॉट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, उसका रीजन भी नीचे लिखा है। फॉर स्मॉल होल अपर्चर whose dimension are comparable, उस होल का, उस एपर्चर का, उस डिवाइस का अगर साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल में है तो उस कंडीशन में लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक। कंक्लूजन, लाइट इज अ वेव, स्क्रीन हैज इंटरफेरेंस पैटर्न। और यहां इनके एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूफ हो गया कि लाइट एक वेव होती है जो कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न को शो कर रही है। समझ आ गया? क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद वाला मैंने करा दिया था कल ही, जो कल लिखवाया था वही कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क वो मैंने लिखवा दिया। अब इसमें दो चीजें आती हैं। पहला, जब स्लिट से जब लाइट पास होगी, तो स्लिट से जब लाइट पास होगी तो आपका एक पोर्शन इसमें ऐसा है जो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये दोनों S1 और S2 बहुत पास है, बनाया इसमें बहुत दूर गया है, एक्चुअल इतना दूर वो है नहीं, ये है बहुत पास पास। तो इतना पास है दोनों कि जब स्क्रीन पे मिलेगा तो स्क्रीन के बीचों बीच बहुत ब्राइट मिलेगा। वो जो दम स्क्रीन के बीचों बीच जो ब्राइट बन रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। उसको वही ओरिजिन है, वही आपका मेन है जहां से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। जब लाइट स्लिट से पास होगी तो क्योंकि दोनों स्लिट बहुत पास हैं आपस में, जब दोनों स्लिट से लाइट पास होगी तो सामने जब स्क्रीन पर आप देखोगे तो बीच में एकदम स्क्रीन के बीचों बीच में तो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। उसके बाद थोड़ा 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 जैसे जैसे दूर होते जाओगे इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। मतलब सेंटर में तो ज्यादा ब्राइट, उससे कम कम ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। मतलब सेंटर वालों का ब्राइटनेस, सेंटर में एकदम ब्राइट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसी का नाम रखा गया सेंट्रल ब्राइट। अब सेंट्रल ब्राइट कितना होगा वो निकालना है आपको, और फिर सेंट्रल ब्राइट से कितने दूर, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, वो आपको निकालने हैं। और एज इट इज सेम, पहला डार्क सेंट्रल से कितना दूर है, दूसरा डार्क सेंट्रल से कितना दूर है, वो सब आपको निकालना। तो पहले आपको सेंट्रल ब्राइट निकालना है, वो कितना दूर क्या पड़ रहा है। उसके बाद फिर आपको हर एक पहले ब्राइट दूसरे ब्राइट की निकाल ली, फिर उसका एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, उसकी मदद से आप कहीं का भी ब्राइट तुरंत निकाल सकते हो, ठीक। चलो, उसके बाद आपको निकालना है लोकेशन ऑफ, नहीं, सेंट्रल ब्राइट कहां, ठीक है। चलो चलिए, अब सेंट्रल ब्राइट, अब जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसी को शॉर्ट में फिर से एक बार देख लो, ठीक है। इसके पहले यहां पे एक सोर्स रखा, ठीक है, यहां आपका एक सोर्स रखा, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहां पे रखा, यहां से आपकी लाइट निकली चारों तरफ, ठीक है। सामने हमने एज इट इज हमने कॉनकेव लेंस रख दिया, कॉनकेव लेंस ने उसको लाइट को कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद ये जो लाइट है, ये देखो, ये यहीं से ऐसे पास हो रही है। तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं फिर से रिपीट किया गया, यहीं से। अब समझो, जो लाइट है, अब समझ में आ जाएगा फिगर से। जो लाइट है वो लाइट इन्हीं दोनों स्लिट से पास हुई है, S1 स्लिट, S2 स्लिट। तो आप अपने जनरल थिंकिंग एफर्ट्स बताओ, अगर लाइट इन दोनों स्लिट से पास हुई है तो ब्राइट भी तो इन्हीं दोनों के सामने बनना चाहिए था, और यही ब्राइट ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन इसका उल्टा हो गया, ये इन दोनों से पास हुआ लेकिन सब इन दोनों के ठीक सामने ना ब्राइट बन के इनके एकदम सेंटर में ब्राइट बन गया, और बहुत ज्यादा ब्राइट बन गया वो। और इसके बाद धीरे 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 इंटेंसिटी क्या होती गई, कम। अब समझ आया, 4i आई, तो सेंटर पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बनी, 4i लगभग सबसे ज्यादा गई। उसके बाद अब नीचे आओगे, ब्राइट हुआ तो उसके नीचे पे क्या बनेगा, डार्क, फिर क्या बनेगा, ब्राइट, फिर क्या बनेगा, डार्क। यही एक पैटर्न यहां नीचे बनता गया। सेम, ब्राइट बना है, ऊपर बनेगा डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ये पैटर्न ऊपर चलता जाएगा। ये आपका फर्स्ट हाफ था कि ऊपर ब्राइट डार्क ऊपर बनेगा, एज इट इज सेम आपका नीचे ब्राइट डार्क नीचे बनेगा। अब आपकी पहली जिम्मेदारी है, पहले सेंट्रल का निकालो, जो निकालना हो पहले सेंट्रल का निकालो। पेपर में आपसे वो यही पूछेंगे, फर्स्ट ब्राइट सेंट्रल से कितना दूर है,
वो डिस्टेंस पूछेंगे आपसे। सेंट्रल ब्राइट से थर्ड ब्राइट कितना दूर है, फॉर्मूला निकालो उसका, वो तुमसे यही पूछेंगे। तो अभी हम एक जनरल देंगे आपको, फिर फर्स्ट का पूछे, सेकंड का पूछे, फिफ्थ का पूछे, आप बस रखिएगा, आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ आ गया? वही सेम काम ऊपर करना है। अच्छा उससे पहले, अच्छा स्टोरी एक्चुअल पोलर इंटरफेरेंस क्या था समझ में आ गया ना? रूल के हिसाब से स्क्रीन पे सामने मिलना चाहिए था। अब आप सोचो पहले इसको, ये हुआ कैसे होगा। सुनो एक्चुअली ये हुआ कैसे है। ये स्लिट इतना छोटा है, इतना छोटा इसको रखा गया कि ये ऑलमोस्ट कौन सा काम कर गया, पॉइंट सोर्स का। ये भी कौन सा काम कर गया, पॉइंट सोर्स का। पॉइंट सोर्स का वेवफ्रंट कैसे बनता है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल बनेगा, तो स्फेरिकल तो ऐसे ही बनेगा। तो लाइट जो आगे बढ़ेगी वो ऐसे ही तो बढ़ेगी, ये धीरे 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 ऐसे आगे ही। तो अब सोचो ये ऐसे ही बढ़ते लाइट आगे जाती है, तो ऐसे लाइट आगे बढ़ते हुए जाती है, जाते 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 इस पॉइंट पे जो इमेज बनती है वो क्या हो जाती है, ब्राइट। तो रूल के हिसाब से लाइट स्ट्रेट नहीं ट्रेवल की है, स्ट्रेट नहीं ट्रेवल की है। पॉइंट सोर्स इतना स्लिट छोटा था कि वो पॉइंट सोर्स एक स्लिट पॉइंट सोर्स बन गया, और हाइगेन्स प्रिंसिपल के हिसाब से पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल जाता। इसीलिए जहां से लाइट पास भी नहीं हुई वहां भी आपका वेवफ्रंट वो ब्राइट बन गया हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल ऐसे 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 सामने से स्फेरिकल होता हुआ चला गया। समझ आया? ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझो जरा, S1 एंड S2 आपका मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, क्योंकि सोर्स एक ही लिया हो, तो ये दोनों तो मोनोक्रोमैटिक हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आप एक चीज में चेक करो, यहां से लाइट निकली और लाइट यहां तक गई, दैट इज जो लाइट ने सेकंड वेव ने जो ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया S2P, और जो फर्स्ट वाली थी उसने ट्रेवल किया S1P। अब मैं ये कहूं कि दोनों ने कितना रास्ता ट्रेवल किया, तो आप दोनों का पाथ डिफरेंस निकाल लो। तो दोनों का पाथ डिफरेंस निकालोगे तो S2P माइनस S1P। अब जरा आप दूरी देखो, दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। तो दोनों की दूरी बराबर है, तो इनके में पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है इसका मतलब है वो सेंट्रल राइट है, ये कंडीशन है, लिखा नहीं मिलेगा। अगर पाथ डिफरेंस 0 आया इसका मतलब वो सेंट्रल राइट की बात कर रहा है। पेपर में तुमसे नहीं कहेगा वो कि सेंट्रल राइट है ये, वो कह देगा द पाथ डिफरेंस इज 0। अब वो तुमको समझना है, पाथ डिफरेंस सिर्फ सेंट्रल राइट का 0 होगा, बाकियों का पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ पाथ आ जाएगा। समझ आया? ठीक, चलिए ये पहला वाला आपका हो गया, सेंट्रल ब्राइट आपका हो गया। अब आपको निकालना है पहला ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट। सेंट्रल से कितनी दूर पर फर्स्ट ब्राइट बन रहा है। अच्छा, सेंट्रल से पहला ब्राइट हम मान ले रहे हैं y डिस्टेंस पे बन रहा है। अब समझना, क्योंकि फिगर बहुत है इसमें भाई। सेम काम आपको स्लिट वही एज इट इज लेना है, दो S1 S2 आपको स्लिट लेना है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी है वो d है। सेंटर से, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट बना है तो सेंट्रल ब्राइट से एक सेंटर में आप लाइन खींचो, दोनों स्लिट को इक्वली डिवाइड कर देगा। पूरा d है तो आधा आधा आपका d/2 हो गया। ठीक, अब हम क्या है कि सेंट्रल ब्राइट से ऊपर ही बनेगा, पहला ब्राइट ऊपर ही बनेगा, तो हम पहला ब्राइट निकाल ले रहे हैं। तो पहला ब्राइट के लिए एक S1 से एक लाइट गई यहां पर, और एक S2 से गई लाइट एक यहां पर। तो एक S1 से गई, इसके पहले वाले में ऐसे गई थी सेंट्रल, अब पहला ब्राइट ऊपर मान लिए हैं तो ऊपर माने हैं तो ये ऐसे चली गई, कम हो गया। ठीक, अब आप एक चीज चेक करो कि आप ध्यान से बस S1P वाले वेव को देखो और S2P वेव वाले को देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। S2P वाला ज्यादा दूरी चल रहा है S1P के कंपैरिजन में। कितना चल रहा है, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो सामने वाली पर, ये जो इतनी दूरी है ये सेकंड वेव एक्स्ट्रा चल रही है। इतना यहां से लेके यहां तक का तो दूरी इनका सेम है, बट S2P का इतना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ये इतना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, सामने परपेंडिकुलर करके कर दिया। ठीक, तो एक लाइन यहां हो गई, दूसरी S2P वाली हो गई, एक सेंटर से एक लाइन, कितना दोनों वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस भी दोनों वेव के बीच में चाहिए, तो वो थीटा हो गया। अब ये एक ट्राइंगल बाहर निकाल लिया, S1 S2 R, यहां S1 S2 R ये निकाल लिया। ठीक है, ये थीटा एज इट इज सब थीटा, और ये थीटा बहुत छोटा होगा क्योंकि स्लिट बहुत छोटा है, तो थीटा भी सारे बहुत छोटे होंगे। ये ट्रायंगल बाहर निकाला S1 S2 R, ये वाला ट्रायंगल बाहर निकाल लिया। उस ट्रायंगल में से R जो है वो आपका 90 डिग्री है,
और ये जो एंगल है आपका, ये सब बहुत छोटा है। S2 से जो बनेगा, S1 से जो बनेगा, यहां से सारे एंगल आपके थीटा हो गए। ये थीटा बन गया, एक 90 है, दूसरा थीटा है, तो तीसरा एंगल बन गया आपका 90 माइनस थीटा। अब इसी ट्रायंगल से एक बार साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो S2R, और बेस हो गया आपका ये S1 S2, यही बेस है, S1 S2 आपका यही बेस है, तो ये पूरा हो गया D। यहां से हमने S2R की वैल्यू निकाल ली यहां से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज पहला बन गया आपका D साइन थीटा। समझ आ गया? समझ आया? ठीक, फिगर समझ आ गया। अब आपको अगला काम है पाथ डिफरेंस निकालना, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, पाथ डिफरेंस है। अच्छा, पाथ डिफरेंस निकालते कैसे हैं? हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, स्लिट वाला और स्क्रीन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। पहली बात, स्मॉल डी की वैल्यू हमेशा मिलीमीटर में मिलेगी, जब भी मिलेगी या मिलीमीटर में ही जाएगी हमेशा, और जो कैपिटल डी है ये आपको मिलीमीटर से थोड़ा सा लंबा ही मिलेगा आपको, ठीक है, मीटर में जाएगा ये। तो जो क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो बोलेगा डिस्टेंस मिलीमीटर में है, तो समझ जाना वो छोटे वाले डी की बात कर रहा है, और जब मीटर में कहेगा तो समझ जाना वो दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक, अब S1 और S2 इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है, कौन सा बड़ा दिख रहा है? S2 भी बड़ा दिख रहा है, तो पाथ डिफरेंस निकाल लो, दैट इज डेल्टा x। तो डेल्टा x निकालोगे पाथ डिफरेंस, तो S2p माइनस S1p। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, ध्यान से देखना कि S2p, ध्यान से देखो, S2p इसमें से अगर इतना माइनस कर दे तो क्या इतना बच जाएगा? S2p ये पूरा है, इसमें से इतना माइनस कर दे तो इतना ही तो बचेगा। तो S2p में से S1p जब माइनस करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? S2R, और यहां ऊपर S2R की वैल्यू निकाल के बैठे हो, तो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? D साइन थीटा। मतलब कि पहला ब्राइट बनने में जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है? D साइन थीटा। अब आपको पता है कि ब्राइट बनाना है, ब्राइट का पाथ डिफरेंस कितना होता था वो पीछे याद करवाया, ब्राइट का पाथ डिफरेंस n लेमडा चलता था, तो पहले चलेगा लेमडा, दूसरा 2 लेमडा, 3 लेमडा, तो ये तो निकल गया आपका डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। फर्स्ट ब्राइट का निकालना है, फर्स्ट ब्राइट का आप पीछे पढ़ के याद करके आए हो, पहला ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट का जो भी पहला ब्राइट बनेगा वो लेमडा बनता है, मतलब डेल्टा एक्स की फर्स्ट ब्राइट की जगह अगर रखते हो तो डेल्टा एक्स फर्स्ट ब्राइट के लिए कितना डिफरेंस होता था? लेमडा। तो डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं? लेमडा। तो अगर डेल्टा एक्स की जगह लेमडा पुट करोगे तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक, अब यहां से साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। लेमडा आपका क्या है? वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ है, जो कि एज इट इज आपको नैनोमीटर में मिलेगी, और जो डी है वो दोनों स्लिट के बीच की दूरी है जो कि आपको मिलीमीटर मिलेगी। अब ये पेपर में यही सब ध्यान देना है, डिवाइड करते समय यूनिट क्या होनी चाहिए फिजिक्स में? सेम होनी चाहिए। देखो लेमडा कैसे मिलेगा? मिलीमीटर में, और सॉरी नैनोमीटर मिलेगा या एंगस्ट्रॉम में मिलेगा, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ है, और जो स्मॉल डी है वो किस में मिलेगा? मिलीमीटर में। आप मिलीमीटर को नैनोमीटर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो आप क्या करना, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेना मीटर में, और मिलीमीटर को भी कन्वर्ट कर लेना मीटर में, उसके बाद डिवाइड करना। यही सब छोटी छोटी बातें हैं, बिना यूनिट सेम किए वैल्यू तुमको मिल जाएगा 10/2, बस धन से कट जाएगा तुम्हारा। ये सब ध्यान रखिएगा, यूनिट सेम करके ही कटेगा, यूनिट सेम कर लीजिएगा तभी काटिएगा। समझ आया? ठीक, अच्छा दूसरा, क्योंकि मैंने कहा थीटा बहुत छोटा है, ये स्लिट आपका बहुत छोटा है, तो ये थीटा भी बहुत छोटा होगा, और कई बार पढ़ चुके हो, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो आप साइन थीटा को सिर्फ लिख सकते हो थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया लेमडा अपॉन डी। ठीक, अगर ये याद हो, और साइन थीटा एक और होता था आपका साइन थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, और सेम ऐसे ही अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा को भी हम
थीटा लिख सकते हैं। और साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है, वो तब होता है जब थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है। जब छोटी होगी तभी दोनों, क्योंकि साइन 0 और टेन 0 वो भी 0 होता है, क्योंकि टेन क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन का वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1, तो 0/1 0। तो साइन और टेन की वैल्यू तब बराबर हो जाती है जब साइन इनका थीटा लगभग कंपेरेबल या बहुत छोटा होता है। अगर बहुत छोटा है वैल्यू, अगर बहुत छोटी है तो आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर थीटा जो है, क्योंकि बहुत छोटा है तो थीटा टेन थीटा के भी बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो लैम्डा बाई डी। अब आप क्या करो, इसी ट्रायंगल से टेन थीटा निकालो। अब ट्रायंगल जरा सुनो, ट्रायंगल जरा देखो, ट्रायंगल देख लो, यही है टेन थीटा। ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, ये क्यूपी ये और ये वाला ट्रायंगल पकड़िए। इसमें से जरा टेन थीटा निकालिए। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन है, वाई। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कौन हो गया, वाई, और बेस कौन है पूरा, डी, इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। वाई ही तो निकालना था, फर्स्ट ब्राइट ही तो निकालना था, वाई की वैल्यू निकालो। तो वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। ये है आपका फर्स्ट ब्राइट, ये है आपका फर्स्ट ब्राइट। सेंट्रल से फर्स्ट ब्राइट इतनी दूर पर बनेगा, डी लैम्डा बाई डी पर बनेगा। पहला जो ब्राइट बनेगा वो इतनी दूर पर बनेगा। समझ आ गया। तो तुमसे अगर एमसीक्यू पूछना भी होगा तो यही पूछेंगे कि पहला ब्राइट कब बनेगा। समझ आया, क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक। अब एक चीज और, अब देखो इसी लेवल रिलेटेबल है। पहला ब्राइट लैम्डा में बनता था, दूसरा ब्राइट का पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है ना। आपसे तो पहला ब्राइट निकलवाए हैं, सेकंड ब्राइट निकालेंगे तो पहला पे लैम्डा है, दूसरे पे 2 लैम्डा, तीसरे का ब्राइट 3 लैम्डा, चौथा ब्राइट 4 लैम्डा। मतलब जनरल फॉर्मूला जब उसका निकालोगे तो जनरल फॉर्मूले कुछ नहीं करना है, बस आगे किसका मल्टीप्लाई कर दो, एन का। आपसे पूछा चौथा ब्राइट, सुन लो, चौथा ब्राइट सेंट्रल से कितना दूर है, 4 लैम्डा डी बाई डी। ये दोनों रहेंगे, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। अब सोचो इन दोनों को अगर मैं बाहर कर दूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर पहला पूछा तो लैम्डा बाई डी, सेकेंड ब्राइट 2 लैम्डा बाई डी, थर्ड ब्राइट 3 लैम्डा डी बाई डी, फोर्थ ब्राइट, इसी चेंज करते रहो। हाँ, ये हिस्सा तो कांस्टेंट रहेगा। सेंट्रल से बात हो रही है, सेंट्रल से। किसी ने कहा सेंट्रल से सातवां ब्राइट कितना दूर होगा, 7 लैम्डा डी बाई डी हो गया। 11वां ब्राइट सेंट्रल से कितना दूर होगा, 11 लैम्डा डी बाई डी। बस सही है, ये करना है, समझ में आ गया। और डी जरा याद रखना, ऊपर वाला डी बड़ा है, नीचे वाला डी छोटा है, ठीक। तो ये जनरल फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक। चलो फर्स्ट ब्राइट हो गया। अच्छा अब मैं बोलूं फर्स्ट डार्क, ध्यान सुनना, फर्स्ट डार्क ब्राइट तो हो गया आपका। अब अगर पहले डार्क का पाथ डिफरेंस बोलूं तो क्या पहले डार्क का लैम्डा बाई 2 होता था, लैम्डा बाई 2 होगा तो यहां भी लैम्डा बाई 2d हो जाएगा, फिर यहां भी लैम्डा बाई 2d हो जाएगा, फिर यहां भी लैम्डा बाई 2d हो जाएगा, फिर यहां से y निकाल लो। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 और बगल में आ जाएगा d बाई डी। ये किसका निकल गया, पहला डार्क, ये निकल गया। अब मैं कहूं ये पहला डार्क, सुनो ध्यान से, पहले मैं कह रहा हूं दूसरा डार्क बताओ, तो पहला डार्क का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, दूसरे का कितना होता था, फ्रैक्शन में ये और चलता था, तो दूसरे वाले का 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। ये दूसरा डार्क हो गया। फिर मैंने कहा तीसरा डार्क बताओ, तो तीसरा हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 और डी बाई डी। फिर मैं कहूं कि चौथा डार्क बताओ सेंट्रल से, तो चौथे के लिए 7 लैम्डा बाई 2 और डी बाई डी हो गया ना। अब ऐसे इसका जनरल याद रखोगे तो फिर भूल जाओगे, क्योंकि जनरल वही पुराना वाला है, 2n-1 लैम्डा डी लैम्डा बाई 2d, तो ये भूल जाओगे। इससे अच्छा ये डायरेक्ट रख दो, ज्यादा आसान रहेगा।
ये पहला डार्क है। अच्छा, पहला ब्राइट सुनो, पहला ब्राइट कब बनता था? लैम्डा डी बाई डी। दूसरा ब्राइट कब बनता था? 2 लैम्डा डी बाई डी। तीसरा ब्राइट कब बनता था? सॉरी ये ब्राइट है। तीसरा ब्राइट 3 लैम्डा डी बाई डी। समझ आया? तो वो जो पहले पढ़ चुके हो अब वही सब काम लगेगा आपको। सेंट्रल से बात हो रही है ये कि पहला ब्राइट लैम्डा डी बाई डी, दूसरा ब्राइट 2 लैम्डा डी बाई डी। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ये हिस्सा तो सब में कॉमन ही पड़ रहा है, इतना हिस्सा तो सब में कॉमन ही है, और ये तो पाथ डिफरेंस है, बस खाली ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस खोल लो। सेम इतना हिस्सा तो सब में कॉमन ही आपको मिल रहा है, और पीछे आगे वाला तो आप पाथ डिफरेंस पढ़ के आए हो, बस वही जोड़ते चले जाओ, काम हो जाएगा। सेंट्रल से है ये, समझ आ गया? ठीक, तो वही है आपका ये। चल, सेंट्रल ब्राइट हो गया, पहला ब्राइट हो गया, पहला डार्क हो गया। अब एक चीज ध्यान से और देख लो, अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट छोड़ो। अगर मैं ये मानूं कि ये आपका वही स्क्रीन है, वो जो स्क्रीन आपने लगाई थी, तो इस स्क्रीन के एकदम सेंटर में आपका बन गया सेंट्रल ब्राइट। ये एकदम बीचों बीच बन गया। अब ये बताओ, अगर ब्राइट बना है, अगर ब्राइट है तो इसके ऊपर डार्क बनेगा कि ब्राइट? डार्क बनेगा, क्योंकि ब्राइट बन गया ना, तो पैटर्न देना है ना, तो ब्राइट के बाद क्या बनेगा? तो ये बनेगा यहां पहला डार्क, और सेम ऐसे नीचे बनेगा पहला डार्क। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, डार्क बन गया तो डार्क के बाद अब क्या बनेगा? फिर पहला ब्राइट, फिर यहां क्या बनेगा? पहला ब्राइट। अब फिर ब्राइट के बाद क्या बनेगा? दूसरा डार्क, फिर यहां क्या बनेगा? दूसरा डार्क, फिर दूसरे डार्क के बाद अब बनेगा दूसरा ब्राइट, और यहां बनेगा दूसरा ब्राइट। समझ आ गया? अब दूसरी चीजें, सेंटर से पहला डार्क जो होता है वाई डी, पहला डार्क होता है लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, और सेम वही पैटर्न यहां, पहला डार्क y इज इक्वल टू वाई डी, पहला डार्क लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। समझ आ गया? सेंटर से दूसरा डार्क, ये रहा आपका दूसरा, सेंटर से दूसरा डार्क, तो सेकेंड डार्क इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी, और सेम यही यहां सेकेंड, ये वाला सेंटर से ये सेकेंड डार्क, तो y सेकेंड डार्क इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। समझ आ गया? अब ब्राइट का निकालो, ब्राइट वाले इधर कर दे रहे हैं। सेंटर से पहला ब्राइट तो 1b, पहला ब्राइट, इसका होता है लैम्डा डी बाई डी। सेम नीचे जाओगे तो पहला ब्राइट इसका y फर्स्ट ब्राइट लैम्डा डी बाई डी। अब मैं कहूं सेकेंड ब्राइट सेंटर से ही, तो सेकेंड ब्राइट ये रहा, तो सेकेंड ब्राइट इसका हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, और सेम सेंटर से सेकेंड ब्राइट इसका हो जाएगा सेकेंड ब्राइट, ये हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी। समझ आ गया? यही तुमसे पूछेंगे पेपर में, सेंटर से पहला ब्राइट कितना दूर है, सेंट्रल से तीसरा ब्राइट कितना दूर है, तीसरा डार्क कितना दूर है, चौथा डार्क कितना दूर है, वो तुमसे सेंट्रल से यही पूछेंगे। तो ब्राइट डार्क, देखो ब्राइट डार्क, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस पैटर्न, इसी को इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। और सेंटर में ब्राइट कैसे बन गया, तो वो हाइगेंस के प्रिंसिपल और यंग ने दोनों लोगों ने मिलकर प्रूफ किया कि सेंट्रल में ब्राइट कैसे बना। ठीक, कुछ कमियां नहीं रही, एक्सप्लेनेशन दिया, बट वो एक्सप्लेनेशन लोगों को थोड़ा सा कम लगा, तो उसके बाद फिर से एक अलग टॉपिक आया, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ने चीजों को और क्लियर कर दिया कि एक्चुअल कैसे सेंटर पे ब्राइट बना होगा, वो डिफ्रैक्शन ने आपको और अच्छे से क्लियर कर दिया। तो गलत नहीं था, सही था, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। जैसे होता है ना, किसी टॉपिक को कोई टीचर समझाया, आपको नहीं समझ में आया, उसी टॉपिक को किसी दूसरे टीचर ने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो वो चीजें समझ में आ गई। बस वही था, समझाए ये भी थे, बट डिफ्रैक्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो और भी चीजें उस पर पता चलती है। ठीक, तो पहला ब्राइट और पहला डार्क, कम से कम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है,
चलो, एक तो ये हो गया सेंट्रल से पहला ब्राइट, सेंट्रल से पहला डार्क कितने दूरी पर है, ये समझ आ गया, ये हो गया। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन, दो ब्राइट के बीच में कितना डिस्टेंस है और दो डार्क के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस पड़ रहा है। जैसे ये पहला डार्क है, ये दूसरा डार्क है, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। और एक बात और, दो ब्राइट के बीच में हमेशा एक डार्क मिलेगा और दो डार्क के बीच में हमेशा एक, दो डार्क के बीच में हमेशा एक ब्राइट मिलेगा और दो ब्राइट के बीच में हमेशा एक। अगर ये नहीं हो रहा है या आपने ये नहीं बनाया है तो विच मींस आपका कहीं गलत हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट होना चाहिए और दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होना चाहिए, ये पहला है। दूसरा, वो दो डार्क के बीच का ड्यूरी पूछ रहे हैं, डिस्टेंस कितना है, और दो ब्राइट के बीच का वो पूछ रहे हैं कितना है। तो देखो डिफरेंस ही लेना है, कुछ है नहीं इसमें। ये बताओ, तीसरा ब्राइट, सुनो, तीसरा ब्राइट माइनस दूसरा ब्राइट मैं निकाल ले रहा हूं, तीसरे और दूसरे ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकाल ले रहा हूं कि जैसे यहां तो तीसरा नहीं बनाया हूं, ये ले लो, नहीं ब्राइट है ना तो डार्क बनेगा, ठीक है, ये डार्क बनेगा और उसके बाद आपका ब्राइट बनेगा। तो ये तीसरा ब्राइट, मैं कह रहा हूं तीसरे ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच में ये जो दूरी है ये कितनी है, जरा बताओ कितनी है। तो तीसरे ब्राइट में से दूसरे ब्राइट को क्या कर दो, माइनस कर दो। अच्छा, तीसरा ब्राइट होगा कितना, तीसरा ब्राइट का मतलब है 3 लैम्डा डी बाई डी, और दूसरा ब्राइट मतलब है 2 लैम्डा डी बाई डी। अब बेस सेम है ना, तो डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 1। तो एक्चुअली यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा लैम्डा डी बाई डी, यही बचेगा। आप जरा डार्क के साथ ये काम करो, तो रैंडम कोई भी उठा लो, आपके हिसाब से कोई भी, चलो चौथा डार्क में से तीसरा डार्क माइनस करो। एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्जिक्यूटिव माइनस करना, डिफरेंट, ये नहीं चौथे में से पहला माइनस कर देगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जस्ट अगल बगल वाले, चौथे में से तीसरे को माइनस करना, दूसरे में से पहले वाले को माइनस करना, आठवें में से सातवें वाले को, ये नहीं आठवें में से चौथे को माइनस कर रहे हो, वो बीच का कहां आएगा फिर, क्योंकि आठवां ब्राइट और चौथे ब्राइट के बीच में 2-3 डार्क और आ जाएंगे। एग्जैक्ट दो ब्राइट के बीच में हमको दूरी चाहिए, दो डार्क, ये एक डार्क है, ये एक डार्क है, तो दो डार्क के बीच में क्या आ रहा है, एक ब्राइट। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो दो डार्क के बीच में एक ब्राइट वाला ही डिफरेंस आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो एडजसेंट ही लेना है आपको, एडजसेंट, जैसे उसमें होमोलॉगस सीरीज होती थी, एडजसेंट ही माइनस करते थे, वैसे ही एडजसेंट ही, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा, छठवें में से पांचवा, ऐसी माइनस होगा। चौथा ब्राइट है, अच्छा डार्क में बाइफ्रैक्शन चलता है, तो पहला बनता था लैम्डा बाई 2, दूसरा बनता था 3 लैम्डा बाई 2, तीसरा बनता था 5 लैम्डा, चौथा बनेगा 7। ऐसे ही कैलकुलेट, चलो सीख तो गए, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, 7 लैम्डा डी बाई डी माइनस, पहला बनता था लैम्डा बाई 2, दूसरा बनता था 3 लैम्डा बाई 2, तीसरा बनेगा 5 लैम्डा। ये हो गया 5 लैम्डा डी बाई 2d। अब जरा ध्यान से देखो, लैम्डा डी 2d, लैम्डा डी 2d इतना तो सेम ही है, तो खाली 7 में से 5 घटा दो, खाली 7 में से 5 गया 2, और ऊपर भी 2 बचेगा, तो ऊपर बचेगा 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, और 2 से 2 कट जाएगा तो फिर वही बचेगा लैम्डा डी बाई। देखो डार्क और ब्राइट का दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, ये सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है सब मतलब कहीं गलत हो रहा है, यानी आपने माइनस गलत किया है। तो दो डार्क के बीच को जो आप माइनस करते हो, और माइनस करने के बाद ये जो डिस्टेंस आ रही है इसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, ऐसे तो बार बार डिस्टेंस नहीं बोल सकते, तो इसको नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इसी को बोलते हैं फ्रिंज। अब उन्होंने क्या कहा, पहले डार्क को पहला फ्रिंज, दूसरे डार्क को सेकंड डार्क फ्रिंज, तीसरे डार्क को थर्ड डार्क फ्रिंज, चौथे डार्क को फोर्थ डार्क फ्रिंज। समझ आया? सेम पैटर्न ब्राइट में, पहला ब्राइट फ्रिंज, दूसरा ब्राइट फ्रिंज, तीसरा ब्राइट फ्रिंज, चौथा ब्राइट फ्रिंज। तो ये नाम दे के करके फ्रिंज विड्थ कर दिया, और दो ब्राइट के बीच का डिफरेंस लोगे तो उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, या दो डार्क के बीच का लोगे तो उसको भी बोलते हैं
फ्रिंज विथ। तो वो लिखे हो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट, या तो एडजेसेंट अगल बगल का ब्राइट लो या अगल बगल का डार्क लो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है फ्रिंज विथ। उसको डिनोट करते हैं बीटा से। दैट इज फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा दिया हूं, बट वो आया कैसे है वो करके भी यहां दिखा दिया कि 2 ब्राइट का लोगे तो भी वही आएगा, चाहे 2 डार्क का लोगे तो भी वही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक कंडीशन है आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट विल हैपन इफ वी यूज वाइड लाइट फॉर वाईडीएससी। हम यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किए हैं जिसका सिंगल वेवलेंथ है, तब हमने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क किया। बट अगर हम उसकी जगह अगर हम व्हाइट लाइट को यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा अगर हम व्हाइट लाइट को यूज करें। तो सेंट्रल व्हाइट ब्राइट स्पॉट विथ रेडिश व्हाइट फ्रिंजेस, जो सेंट्रल होगा वो तो व्हाइट बनेगा, स्पॉट विथ रेडिश व्हाइट फ्रिंजेस फॉलोड बाय ब्लूइश। मतलब सेंट्रल में तो व्हाइट बनेगा बट उसके बाद जो होगा वो थोड़ा सा रेड कलर का व्हाइट होगा और उसके बाद थोड़ा सा ब्लू कलर का व्हाइट स्पॉट बनता जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो आपने लाइट यूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए वो मोनोक्रोमेटिक ना होके वो आपने व्हाइट लाइट। अब जो ये सोल्यूशन है ना, जो ये आंसर है, ये इसको क्वेश्चन बना देंगे। If the central bright spot with the reddish white and the fringes followed with the bluish white fringes followed with the diffused white, what would you conclude from this statement? वो इसी को क्वेश्चन बना देंगे। तो आप लिखेंगे from the above statement we can conclude that in the YDXC experiment we use a white light at the place of सिंगल लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जो सोल्यूशन है उसी को वो क्वेश्चन बना देंगे कि आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे, फिर वो कह देंगे इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं या क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंट्रल में व्हाइट ब्राइट बनता है, उसके बाद रेड व्हाइट हो रहा है, फिर ब्लू व्हाइट बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो लाइट वाईडीएससी में यूज किया है वो व्हाइट लाइट यूज था, ना कि मोनोक्रोमेटिक लाइट था या सिंगल वेवलेंथ की लाइट थी। ठीक, ये समझा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है एज इट इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटरफेरेंस, सबसे अच्छा इंटरफेरेंस तभी होगा जब दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी। दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम रखो, बहुत अच्छा इंटेंसिटी होगा। तो उस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी ओरिजिनल का 4 टाइम्स हो जाएगा और मिनिमम इंटेंसिटी आपका 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एज इट इज आपका इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ, विथ का आपसे ग्राफ पूछे कि इंटेंसिटी और फ्रिंज विथ का ग्राफ क्या है, वो ऑर्डर पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। पूछेंगे कि जो फ्रिंज विथ होता है वो इंटेंसिटी से कैसे रिलेट करता है, तो उसका ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ समझ लो पहले। चलो, क्या है कि आपको इंटेंसिटी वर्सेस फ्रिंज विथ डिस्टेंस का आपको ग्राफ बनाना है। समझ लो, क्योंकि उसमें देखोगे तो भी थोड़ा हो जाएगा। ये जो वाई एक्सिस है ना, ये इंटेंसिटी है। वाई एक्सिस पर जितना ऊपर बढ़ते जाओगे इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है जितना ऊपर जाओगे ब्राइट और जितना नीचे जाओगे उतना डार्क। तो ऊपर जाओ ब्राइट, नीचे जाओ डार्क। सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल से ही दूरी नापनी होती है, तो सेंट्रल तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, और सेंट्रल वाला ही क्या है आपका ब्राइट। अब ब्राइट के बाद, सेंट्रल ब्राइट के बाद आपका यहां क्या बनता था, पहला डार्क, फिर उसके बाद यहां क्या बनता था, पहला डार्क, यहां बनेगा। अब आपको पता है पहले डार्क की वैल्यू कितनी होती थी, λ/2 d/d। और सेम यहां भी पहले डार्क की वैल्यू λ/d/d और ये 2d। समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बनाना है, फर्स्ट ब्राइट। तो डार्क के बाद आपका क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, वो पहला ब्राइट बनेगा। और पहला ब्राइट कितना होता है, λ/d/d। ये पहला ब्राइट हो गया। सेम ऐसे ही पहला ब्राइट ये हो गया, तो ये हो जाएगा λ/d/d। ठीक, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट के बाद आपका ये बनेगा सेकेंड डार्क, और सेम यहां आपका बनेगा सेकेंड डार्क। अब सेकेंड डार्क, पहला डार्क आपका λ/2, तो सेकेंड डार्क आपका 3λ/2 और बाकी d/d। सेम ऐसे ही सेकेंड डार्क 3λ/2 d/d। समझ आ गया। अब ब्राइट का मतलब है उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। तो ब्राइट का मतलब है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी मान लो ये है। सेम ऐसे ही पहला ब्राइट है तो उसकी भी इंटेंसिटी ये है।
मतलब पहला ब्राइट इंटेंसिटी यहां है और डार्क वाले कहां है? डार्क वाले ये रहे, ये रहे, डार्क वाले ये रहे, ये रहे। अब आप ध्यान से देखना, सेंटर पे क्या है? सेंटर पे ब्राइट ज्यादा है कि कम? सेंटर ब्राइट है ना, तो सेंटर ब्राइट का मतलब है वो तो ऊपर ही रहेगा। उसके बाद ब्राइट से धीरे 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 सेंट्रल से जब आगे बढ़े, सेंटर से मैं सेंटर, मान लो मैं सेंटर हूं, मैं ब्राइट हूं, मैं धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं क्या होता जाऊंगा? डार्क होता जाऊंगा। तो डार्क होऊंगा तो धीरे 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 घट गया पहला डार्क। पहले डार्क के बाद फिर क्या होगा? फिर ब्राइट होगा। तो फिर ब्राइट होने के लिए ये फिर ऊपर बढ़ेगा और फिर पहला ब्राइट के बाद फिर डार्क आएगा तो फिर ये नीचे आएगा। सेम यही इधर से जाएगा, सेंटर ब्राइट के बाद पहले डार्क मिलेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा और यही पैटर्न ऐसे ऐसे फॉलो करता जाएगा। समझ आ गया? यही आपसे वो पूछेंगे कि इंटेंसिटी और उनका ग्राफ बना दो। ठीक है, वो आपसे कहेंगे कि इंटेंसिटी और फ्रिंज विड्थ का ग्राफ बनाओ सेकंड, फोर्थ ब्राइट और थर्ड डार्क के लिए। ऐसे रैंडम पूछेंगे, फोर्थ ब्राइट थर्ड डार्क के लिए। तो आपको फिर एज इट इज डार्क ब्राइट, पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा डार्क, चौथा डार्क। तो चौथा डार्क लिख लेना, तीसरा ब्राइट, फिर 1 2 3 करके तीसरा ब्राइट लिख लेना, सिर्फ एक तरफ के दोनों तरफ का बना देना, काम हो गया। ठीक, ये आपसे पूछेंगे। ठीक, उसके बाद आता है आपका कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब है कि इंटरफेरेंस बरकरार रखना है आपको। सस्टेन्ड का मतलब है रखे रहना है, कितनी देर तक आप इंटरफेरेंस को रखे रहें। जैसे कुछ कंडीशन होती है, जब तक पकड़े हो तब तक आ रहा है, आपने छोड़ दिया वो बंद हो गया। पाइप से पानी आ रहा है, आपने जब तक उसका मुंह आगे दबाया है तब तक पानी का प्रेशर तेज होगा, आपने मुंह हटा दिया प्रेशर कम हो गया। तो वही कह रहा है कितनी देर तक या कब तक आप इंटरफेरेंस करा पाओगे अच्छे से। तो पहली कंडीशन है कोहेरेंट होना। सोर्सेस जब तक कोहेरेंट रखोगे तब तक आपको इंटरफेरेंस अच्छा मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरा, मोनोक्रोमैटिक सोर्स रखोगे लाइट का तो भी इंटरफेरेंस आपका चलता रहेगा। आज इट इज उसके अंदर की चीजें आपको हम सब समझा दिए, कंडीशन समझा दे रहे हैं खाली। मोनोक्रोमैटिक सोर्स रखोगे तो इंटरफेरेंस चलेगा। दूसरा, तीसरा, बोथ सोर्सेस शुड हैव सेम ओमेगा और फ्रीक्वेंसी। तो वो कोहेरेंट जब रखोगे तो ऑटोमेटिक ओमेगा और फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। The two sources must have exactly same intensity for the distinct interface. Intensity same होनी चाहिए। जब मोनोक्रोमैटिक कर दिए हो तो इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी। Distance between two slits should be very very small as compared to the distance of screen. इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों स्लिट के बीच में दूरी कम से कम रखनी है और दोनों ग्राफ्स के बीच, जो इधर छेद किए थे और इधर वाली जो स्क्रीन थी, उन दोनों के बीच की दूरी क्या रखी हुई वो ज्यादा। कैपिटल डी बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी की कंपैरिजन में। ठीक, तो वो ध्यान रखना, सब लिखवा भी दिया है क्योंकि फ्रिंज विड्थ आपका बहुत मोटा मोटा बनेगा तो इसीलिए आपको दूरी ज्यादा ही रखनी पड़ेगी। स्लिट विड्थ शुड बी वेरी स्मॉल, लगभग एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए, अदरवाइज डिफ्रैक्शन पैटर्न विल फॉर्म। अगर स्लिट का जो दूरी है वो कम नहीं रखोगे तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनेगा और उसका पैटर्न अलग होता है, उसका सब कुछ अपना अपना पैटर्न अलग देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका आता है एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। एक तो सिर्फ फ्रिंज विड्थ निकाले, अब आपको निकालना है एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। अब ये देखो एंगुलर विड्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जब आपने अभी थोड़ी देर पहले फिगर बनाया था तो S2P, S1P और QP किया था बीच में, उसमें आपने थीटा माना था बीच में कि थीटा S1 का थीटा बहुत छोटा है। वही जो थीटा है ना, उसी थीटा को बोलते हैं क्या, एंगुलर। कितने एंगल पर बन रहा है। जैसे आपने कहा था ये पीछे सामने स्क्रीन थी और ये आपका स्लिट था, ये आपका स्लिट था, तो यहां से जब यहां बनवाए थे इसको ऐसे, तो यहां से एंगल लिए थे कि नहीं लिए थे। तो ये कितने डिग्री ऊपर है, कितना ऊपर एंगल जाके बना रहे हो और ये कितना ऊपर जाके बन रहा है, यही एंगल निकालने को ही क्या बोला गया है, एंगुलर विड्थ बोला गया। ठीक है, जब एंगल की बात की जाती है। अब अगर मैं बात करूं फ्रिंज उसकी पाथ डिफरेंस की, तो आपने थोड़ी देर पहले डिराइव कर रहे थे तो आप थोड़ी देर पहले प्रूफ किए थे, उसी में IDSC में ही इसको प्रूफ किए थे, याद होगा अगर। वो S2P माइनस S1P फिर माइनस करके S1R आया था, उसी S1R की वैल्यू d sin थीटा थी। तो प्रूफ, तो आपको पाथ डिफरेंस तो पता है कि पाथ डिफरेंस इतना है, आपको निकालना है फर्स्ट ब्राइट का। तो आपको पता है पहले ब्राइट का पाथ डिफरेंस कितना आता है,
लेमडा, तो बस डेल्टा एक्स की जगह क्या रख दो, लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब यहां से साइन थीटा निकाल लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। थीटा बहुत छोटा होता है, तो थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा कैन बी रिटन एज, तो पहला ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विथ इतना होता है लेमडा बाई डी। मुझे बताओ, अगर मैं कहता, सुनो, दूसरे का बताओ कितना होगा। अगर मैं ये कह दूं कि दूसरे का कितना होगा, तो सेकंड वाले ब्राइट का कितना डिफरेंस होता था, 2 लेमडा, तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। अगर मैं तीसरे पूछता, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, इसका मतलब है जो एंगुलर फ्रिंज विथ का जनरल जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो n लेमडा बाई डी। काम हो गया? यही सेम काम अब आप डार्क में चले जाओ, बस कुछ नहीं करना है, यही सेम काम आप डार्क में चले जाओ। फर्स्ट डार्क निकालना है आपको, तो फर्स्ट डार्क का, पहले डार्क का कितना आता था पार्ट डिफरेंस, लेमडा बाई 2, तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यहां से साइन थीटा निकालो, तो ये हो जाएगा लेमडा बाई 2 डी इज इक्वल टू साइन थीटा, एज इट इज थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, और ये हो जाएगा लेमडा बाई 2d। ये पहले का है, मैं कह रहा हूं दूसरा निकालो, दूसरे का निकालो, तो पहला लेमडा बाई 2 है, तो दूसरा कितना बनेगा, दूसरा 3 लेमडा, तो दूसरा बन जाएगा 3 लेमडा बाई 2d। एंगुलर फ्रिंज विथ सेकेंड डार्क, एंगुलर फ्रिंज विथ, अच्छा मैं पूछ रहा हूं इससे, एंगुलर फ्रिंज विथ ऑफ सिक्स्थ डार्क, दोनों में एक होता है फ्रिंज विथ ऑफ सेकेंड डार्क, एक होता है एंगुलर फ्रिंज विथ। मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगुलर फ्रिंज विथ ऑफ सिक्स्थ डार्क। अब पहले सबसे पहले होल्ड रखो, डार्क पूछा है मतलब फ्रैक्शन वाला देना है, और एंगुलर जाना है, तो एंगुलर का जनरल फॉर्मूला आपका लेमडा बाई 2d, लेमडा बाई डी में आएगा। पहला होता है लेमडा बाई डी डार्क के लिए, दूसरा होता है 3 लेमडा बाई डी, तीसरा होता है 5 लेमडा बाई टी, उसके बाद चौथा होगा 5 लेमडा बाई डी, पांचवा होगा 7 लेमडा बाई डी, छठा होगा 9 लेमडा बाई डी। इसका मतलब है एंगुलर फ्रिंज विथ ऑफ 9th डार्क कितना होगा, 9 लेमडा बाई 2d, 9 मतलब 9 बाई 2, फ्रैक्शन में रहेगा ना 9 बाई 2, समझ में आ गया? ये 9वां डार्क था एंगुलर, समझ आ गया? अगर मैं यही पूछा होता 9वें का फ्रिंज विथ बताओ, 9वां फ्रिंज विथ बताओ, तो पहला फ्रिंज विथ कितना आता था, पहला फ्रिंज आता था लेमडा बाई 2 डी बाई डी, अभी पीछे बीटा इज इक्वल टू प्रूव किए थे। दूसरा कितना आता था 3 बाई 2 लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी अगर पूरा है, इसमें चेक करो, इसमें एक डी मिस है, एक डी मिस होने का मतलब है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मिस किए हो, तो एंगल में एंगल निकाल रहे हो तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो एंगल चाहिए सिर्फ, तो सिर्फ स्लिट के बीच की दूरी। लेकिन जब फ्रिंज विद गैप निकालोगे तो गैप निकालने के लिए इसका जरूरत चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्रिंज विथ बताओ, फ्रिंज विथ बताओ 9वें का, तो फ्रिंज विथ ऑफ 9th डार्क, तो 9 लेमडा बाई 2d, लेकिन बड़ा वाला डी भी रहेगा। अब क्लियर हो जाना चाहिए, अगर फ्रिंज विथ पूछेंगे तो बड़ा वाला डी रहेगा, और अगर एंगुलर फ्रिंज विथ बोलेंगे तो बस बड़ा वाला डी हटा देगा। अब ये मल्टीपल प्रैक्टिस में ही आपको याद होगा, जैसे हमको याद हो गया है कि फ्रिंज विथ में बड़ा वाला डी रहेगा, और एंगुलर फ्रिंज विथ बताते समय बड़ा वाला डी हटा देना, क्योंकि एंगुलर में एंगल बताना है, तो इसके दोनों के बीच का डार्क काम ही नहीं लगेगा। ठीक, ये समझ आ गया? ठीक है, अब इसका अगर एज इट इज जनरल पूछोगे तो इसका जो जनरल निकलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई डी, क्योंकि बड़ा वाला डी रहता नहीं है, 2d। ठीक, ये हो गया। एज इट इज डिफरेंस निकालना होगा तो देखो वही सेम है यार, डिफरेंस निकालना होगा सक्सेसिव 2 का लेके निकाल लो। अच्छा ये देखो, ये पहला डार्क था, ये पहला डार्क था, ये दूसरा डार्क था, माइनस कर दो दोनों को, सक्सेसिव वालों को, जैसे वहां डिफरेंस लिए थे वैसे यहां दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों का ये सेम है, तो 3-1 2 लेमडा बाई 2d, तो 2 से 2 कट जाएगा तो लेमडा बाई डी, तो इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस कितना आएगा, लेमडा बाई डी का ही डिफरेंस आएगा। और वहां पे डिफरेंस क्या आता था, लेमडा डी बाई डी, वहां का डिफरेंस लेमडा डी बाई डी आता था, यहां का डिफरेंस लेमडा बाई डी आता है। ठीक, अब वो एक बार हमको ओवरऑल समराइज करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया? ठीक, समझ आ गया?
क्लियर हो गया इतना? अब सबसे इंपॉर्टेंट पूछेंगे इसमें, ये तो फ्रिंज विड्थ हो गया, अब आपसे पूछेंगे वो नंबर, कितना ब्राइट बनेगा कितना डार्क बनेगा, वो आपसे पूछेंगे। सेंट्रल को लेके एक एक्स्ट्रा बनता है, क्योंकि सेंट्रल वाला क्या होता है, ब्राइट होता है, तो जो भी ब्राइट निकालोगे उसमें एक्स्ट्रा +1 कर देना, क्योंकि सेंट्रल वाला भी क्या होता है, ब्राइट होता है आपसे। तो आपसे अब बेसिकली वो नंबर पूछ रहे हैं कि टोटल कितना ब्राइट बन रहा है और टोटल कितना डार्क बन रहा है, ये आपको नंबर, क्योंकि पेपर में आना होगा तो वो डायरेक्ट आपसे नंबर ही पूछेंगे, ठीक है। तो नंबर में अगर फॉर nth ब्राइट, nth ब्राइट एज इट इज सेम, आप अभी nth डार्क भी करोगे, दोनों की सीरीज सेम है, ठीक। अच्छा, पाथ डिफरेंस nth के लिए n लेमडा होगा, कर चुके हो ना प्रूफ, पहले के लिए 1 लेमडा, दूसरे के लिए 2 लेमडा, तीसरे के लिए n के लिए n लेमडा, ये क्लियर है। डेल्टा x की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ करके निकाले हो, d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, ठीक। n ही तो नंबर है, n की वैल्यू निकालो जरा, n इज इक्वल टू d sin थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक, ये हो गया। अब आप एक चीज जरा ध्यान दो, स्मॉल d दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, कांस्टेंट है, लेमडा वेव ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, डिफरेंस क्या सिर्फ बदल क्या सकता है, थीटा। अब आपको साइन थीटा पे ही पूरी जिम्मेदारी है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, जो कि आपको किस पे देगी, 90 डिग्री देगी। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी 90 डिग्री पे होती है, विच मींस थीटा की वैल्यू या तो 90 के बराबर रहे या तो 90 से छोटी रहे, तभी साइन के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम साइन से ऊपर जाओगे तो साइन को जब 90 से ऊपर जाते हो तो साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, फिर तो मैक्सिमम 90 तक ही वो देगा वैल्यू मैक्सिमम। तो साइन की वैल्यू या तो 90 रखिए या तो 90 से कम रखिए, साइन 30 45 60 कुछ भी रखोगे वो मैक्सिमम ही देगा, 90 के उधर जाओगे तो तुरंत वैल्यू नेगेटिव कर देगा, ठीक। चलो, तो इसका मतलब है साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, साइन 90, साइन 90, ठीक। और साइन थीटा कहां गया, साइन थीटा यहां से, साइन थीटा, अच्छा यहां से वैल्यू निकाल लो पहले जरा साइन थीटा की, साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा बाई डी, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, n लेमडा बाई डी लेस देन इक्वल टू 1, आपको n निकालना है, तो n d ऊपर चला जाएगा, तो d अपॉन लेमडा। मैक्सिमम जो ब्राइट फ्रिंज बना सकते हो वो कितना बना सकते हो, d बाई लेमडा, इतना मैक्सिमम आप जो भी ब्राइट बनाओगे इक्वल नंबर में, सेंट्रल से ऊपर भी इतना ही और सेंट्रल से नीचे भी इतना आप बना सकते हो, ठीक। अच्छा, ये एक साइड का है, ये सिर्फ एक साइड का है, इसमें एक साइड का निकाले वो, तो n इज इक्वल टू, या सीधे लिखो d बाई लेमडा, ये सिर्फ एक साइड का है, दोनों साइड का निकालने के लिए क्या करोगे, सेंट्रल ब्राइट एक साइड का कितना होगा नंबर d बाई लेमडा, दूसरे साइड का भी कितना होगा d बाई लेमडा, तो किससे कर दिया 2 से, और सेंट्रल वाला भी तो अपने आप में ब्राइट होता है, तो साथ में +1 उसके लिए भी करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद अपने आप में। ये है आपका टोटल ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड इन द इंटरफेरेंस, टोटल इतना ब्राइट फ्रिंज बनेगा किसी भी इंटरफेरेंस में अगर बनना होगा तो आपसे बोल देंगे, वो आपको डी बता देंगे, लेमडा बता देंगे, फिर कहेंगे बताओ कितना बनेगा वो, ठीक। चलो लास्ट डार्क की निकाल लो, डार्क के लिए डेल्टा x आता था 2n-1 लेमडा बाई 2, ठीक, ये आता था। डेल्टा x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, d साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, ठीक, डी का रहेगा 2d, नहीं यार डी भी भेजा कहां, ये अगले वाले में डी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा डिवाइडेड बाई 2d, ये 2d आ गया, ठीक। अब एज इट इज सेम, फिर साइन की वैल्यू मैक्सिमम किस पे जाएगी भाई 90 डिग्री, तो साइन थीटा
साइन थीटा इक्वल और ज्यादा 1 से ज्यादा आपको वैल्यू नहीं ले जानी है, क्योंकि उसके ऊपर ले जाओगे फिर क्या हो जाए नेगेटिव। साइन थीटा की पूरी वैल्यू रख दो यहाँ पर, ये जो निकाल के रखे हो 2n-1 लेमडा डिवाइडेड बाई 2d ग्रेटर देन इक्वल 1। अब 2n इसको उधर भेज दो, 2n-1 लेमडा ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 2d। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको उधर भेजा है और लेमडा नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा लेमडा, यहां से लेमडा भी हट गया। इधर क्या बचा 2n-1 ग्रेटर इक्वल 2d बाई लेमडा। -1 को उधर भेज दो, -1 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ये तो भैया ना जो बता दे रहा हूं। अब -1 को उधर भेजो तो ये किसमें हो जाएगा +1, तो 2n ग्रेटर देन इक्वल 2d बाई लेमडा और +1। n यहीं रहने दो, 2 को नीचे भेज दो, तो जब 2 को नीचे भेजोगे तो दोनों तरफ 2 जाएगा ना, तो एक 2 से 2 क्या कर देगा, वो काट देगा, तो ये d बाई लेमडा और प्लस ये 1/2। यहां से यहां समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बता देंगे फिर से। इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे किए नीचे, तो जब इसको ऐसे ब्रैकेट कर लो, नीचे करोगे तो इसको लिख सकते हो n ग्रेटर देन इक्वल 2d बाई लेमडा +1। नीचे मल्टीप्लाई किए हो ना, नीचे मल्टीप्लाई मतलब 1/2, और 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n ग्रेटर देन ये हो जाएगा 2d बाई 2 लेमडा प्लस 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो n इज ग्रेटर और इक्वल टू d बाई लेमडा प्लस 1/2। ये निकल गया डार्क का। कितना डार्क बनाओगे, एक तरफ का, दोनों तरफ का चाहिए तो फिर क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो ये एक तरफ का निकल गया, दोनों तरफ का चाहिए तो इसी इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। +1 इसमें करना नहीं है क्योंकि सेंट्रल डार्क नहीं बनता, सेंट्रल ब्राइट बनता है। काम हो गया। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आप घर जाके एक बार कौन सा ब्राइट है कौन सा डार्क है, ब्राइट कब बन रहा है, डार्क कब बन रहा है, एंगुलर कब बन रहा है, ये कब बन रहा है, कोई रैंडम पूछे तो आप टाइम लेके उसको बता सकें, ठीक। एक आपका बस एक दिन का टॉपिक रह गया, दैट इज आपका डिफ्रैक्शन। ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट लगेगा उसको पढ़ाने में, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।